हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मारिया बेल को लगने लगा था कि गेल्डिना मर चुकी है। साथ ही साथ वो रिमरू और मिलेम को अपने रास्ते से हटाने के लिए खुद अमृता नाम की एक एंशिएंट रून्स में जाएगी। पर यूकी को लगता है कि अगर हम डीमन लॉर्ड रिमरू को कंट्रोल करने में नाकाम रहे और इसी वजह से हमें उसको मारना पड़ा तो वेल्डोरा सामने आ जाएगा। लेकिन मारिया बेल उसे ही कंट्रोल में करने के साथ कहने लगी, तुम बस रिमरू का ध्यान रखो, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। वहीं दूसरी तरफ गेल्डिना ने रिमरू को सब कुछ बता दिया था जो भी उसे पता है। साथ ही साथ उसे गोपुता के जरिए पता चलता है कि तुमको तो रून्स की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाना था। जो सब जानने के बाद वो उसको भी अपने साथ जबरदस्ती शामिल कर लेता है। यहाँ तक कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान यूकी का भी कोई और ही मकसद होता है। इसके बाद यहाँ से इकट्ठे होकर उनके मिलने वाले जगह की तरफ आ गया था, पर रिमरू अपने साथ कोई भी सामान नहीं लाया होता है क्योंकि उसको पहले से ही पता है कि रिश्ते में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होने वाली है। साथ ही साथ हमने एपिसोड के लास्ट में देखा था कि डार्क एल्फ उनका स्वागत करने के लिए आ चुकी थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत एक जगह का सीन दिखाते हुए होती है और इस जगह को देखने के बाद वहाँ के सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। जबकि वो डार्क एल्फ बताती है, अगर आपको यहाँ रहने के दौरान कोई भी परेशानी हो तो प्लीज हमें बताने में संकोच न करें। इस बात के लिए कगाली उसका शुक्रिया अदा करती है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की अपने आसपास का नजारा देखने के बाद कहती है, ये जगह पहले डीमन लॉर्ड क्लेमेन का पैलेस हुआ करता था, है ना? फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर गोपुता उसे सवाल कर रहा था, ग्रेट रिमरू क्या रून्स कैसल के अंदर है? उसके इन सवालों का जवाब देते हुए रिमरू बताना शुरू करता है, बिल्कुल नहीं, कैसल की दूसरी तरफ एक एंट्रेंस गेट है जहाँ पर क्लेमेन का कैसल अमृता के एंशिएंट रून के ऊपर बनाया गया था। जबकि गोपुता सामने का नजारा देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वहीं दूसरी तरफ मिलेम उसको बताती है कि रिमरू क्या ये रोमांचक नहीं है? और वो ऐसा कहते हुए अपने उल्टे कदम पीछे की तरफ बढ़ा रही थी, जो देखते हुए रिमरू कहता है, अपनी आंखें सामने की तरफ रखो वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। इसके बाद यहाँ से कट होकर अमृता के एंट्रेंस गेट की तरफ आ गया था, जिस गेट को देखते हुए ककाली का कहना है, ये अंडरग्राउंड कैपिटल अमृता के रून्स का एंट्रेंस है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो डार्क एल्फ आगे बढ़ते हुए उस एंट्रेंस गेट को अनलॉक करना शुरू कर देती है और कुछ देर मेहनत करने के बाद वो गेट आखिरकार खुल गया था। फिर वो लोग अंदर की तरफ चले जाते हैं और वहाँ का नजारा वाकई काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा होता है। यहाँ तक कि मिलीम और गोपुता की तो आंखें फटी की फटी ही रह गई थी। वहीं दूसरी तरफ लिमरू भी एंटर करते हुए कहने लगा, तो यह अमृता का एंशिएंट सिटी है। पर इस नजारे को देखने के बाद कगाली अपने मन में बोले कि अमृता को एक अलग सिटी की तर्ज पर बनाया गया था और सोमा का ग्रेट मैजिकल नेशन एक एंशिएंट नेशन जो कभी एल्विन हेवन के रूप में फला फूला था। लेकिन फिर उनमें से कुछ लोगों की बेवकूफी भरी हरकतों ने ड्रैगन प्रिंसेस को नाराज कर दिया और वह हेवन रातों रात रून्स में बदल गया। जिन मूर्खों ने अपने नेशन को बर्बाद किया उन्हें कर्ज मिला और वह डार्क एल्फ बन गए और उन्हें ड्रैगन प्रिंसेस से बचकर नई जमीन की तलाश में निकलना पड़ा। साथ ही साथ में उन्हीं में से एक थी। जिस नई जमीन पर हम पहुंचे वहां हमने एक कैपिटल बसाई ताकि एल्विन टेक्नोलॉजी खो ना जाए और उसका अस्तित्व ठोस रूप से बना रहे। और इसी तरह जन्म हुआ अमृता का, जो पपेट नेशन के डिस्टेव की कैपिटल है और जिससे आज अमृता के नाम से जाना जाने वाला इंस्टेंट रून के तौर पर पहचाना जाता है। फिर हम उस रून्स के अंदर की तरफ आते हैं, लेकिन इस नजारे को देखने के बाद सियोन को लग नहीं रहा था कि हम रून्स के अंदर हैं। साथ ही साथ गोपुता को ये रून्स कम टाउन ज्यादा दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो रिसर्चर अपने आसपास के लोगों को देखने के साथ कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर लोग अभी भी रहते हैं। उनके इन सवालों का जवाब देते हुए वो डार्क एल्फ बताना शुरू करती है, रून्स के अंदर उन्हें हिस्से को 3 लेवल पर बांटा गया है। हम यहाँ सबसे टॉप लेवल का इस्तेमाल अपने रहने की जगह के तौर पर करते हैं। अब ये सुनकर वो रिसर्चर हैरान होने के साथ बताता है, मुझे तो लगा था कि रून्स जमीन के नीचे होते हैं, पर वो रोशनी कहाँ से आ रही है? उसकी इस बात पर डार्क एल्फ बताती है कि यह मैजिक का एक प्रोडक्ट है और यह सन के मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। ये बात सुनकर वो रिसर्चर हैरान होने के साथ कहता है कि कमाल है, पुराना मैजिक आज भी वैसा ही इस्तेमाल हो रहा है जैसा पहले होता था। जो सुनने के बाद वो लड़की बोल पड़ी, ये अपने आप में एक बड़ी खोज है। उन सब की ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू कह रहा था, मिलीम एक बार जब यह इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तो यह इलाका तुम्हारे डोमेन में आ जाएगा, लेकिन क्या तुम्हें कोई परेशानी होगी अगर ये लोग यहीं पर रहते रहे? जिसके लिए मिलीम तुरंत तैयार हो चुकी थी। अब ये सुनकर डार्क एल्फ उसका शुक्रिया अदा करने लगती है। उसका शुक्रिया अदा सुनने के बाद मिलीम कहती है कि इसका जिक्र मत करो, आखिर तुम लोग मेरे ही सब्जेक्ट हो, जब तक तुम सब अपना काम कर रहे हो सब ठीक है। इसी के साथ यहाँ से निकट होकर एक और गेट की तरफ आ गया था, जिसके बारे में डार्क एल्फ बताती है कि यह सेंटर लेवल की ओर जाने वाला दरवाजा है। पर कगाली उस गेट के फॉर्मेशन देखने के बाद उससे सवाल करती है, क्या मिडिल लेवल से आगे भी इन्वेस्टिगेशन की गई है? उसके इन सवालों का जवाब देते हुए डार्क एल्फ बताना शुरू करती है, मैंने सुना है कि सबसे बॉटम लेवल पर एक ग्रेव है, लेकिन इस दरवाजे को सिर्फ लॉर्ड क्लेमैन ही खोल सकते थे। अब ये सुनकर गोपुता हैरान होने के साथ कह रहा था, क्या अगर कोई इसे खोल ही नहीं सकता तो हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? जो सुनकर मिलीम फ्लैक्स मारते हुए कहती है, गोपुता ये तुम्हारी बहुत बड़ी नादानी है, चलो शियोन शुरू हो जाओ। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद शियोन अपनी तलवार बाहर की तरफ निकालने के साथ कह रही थी, यह मुझ पर छोड़ दो, मैं
से एक ही बारी में काट डालूंगी। और शियोन कुछ भी कर पाती लेकिन उससे पहले ही रिमरू उस पर गुस्सा करने के साथ उसे कुछ भी करने से मना कर देता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो सारे के सारे लोग उस फॉर्मेशन को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उसको अच्छे से देखने के बाद कगाली उन सभी को बताती है कि यह एंशिएंट मैजिक का काम है और इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश करने पर सिटी का डिफेंसिव मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा। जो सब जानने के बाद रिमरू कहता है कि तो ये हमलावरों को बाहर रखने के लिए एक ट्रैप है ना। ये बात सुनकर गोबुता उसे चढ़ाने के साथ कहता है कि अच्छा हुआ कि तुमने ऐसे नहीं काटा वरना काफी बड़ी दिक्कत हो जाती। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद मिलिम का कहना है कि यार ये तो बस कोई पुराना मैकेनिज्म है। जिस बात पर एग्री करते हुए शियोन भी बताती है बिल्कुल सही, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो ट्रैप अभी भी एक्टिवेट हो सकता है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो लड़की बोल पड़ी, हाँ मुझे भी लगता है कि ऐसा ही है, आखिरकार वह मैजिकल लाइट हजारों सालों के बाद भी काम कर रही है। अब ये सुनकर उन सभी का चेहरा पता नहीं क्यों उतर गया था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर कगाली उसको बता रही थी तो फिर क्या हम गेट को एनालाइज करना शुरू करें। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लोग बड़े आराम से पीछे की तरफ खड़े हो चुके थे और सामने की तरफ वो रिसर्चर उसको इन्वेस्टिगेट करते हुए कह रहा था, मैंने ये मैजिक पहले कभी नहीं देखा। तभी वो बंदी एकदम से सवाल करती है, अगर हम उन टुकड़े को एक साथ जोड़ दे तो क्या होगा, जिसके लिए वो बंदा भी तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ खड़ा रेमरू बताता है कि वैसे क्लेमैन बीच वाले लेवल तक पहुंच गया था है ना, तो क्या उसका उन रून्स से कोई कनेक्शन था। जो सुनकर मिलिम सोचते हुए कहती है, वैसे वह हाल ही में अथॉरिटी में आया है पर मैं सोच भी नहीं सकती कि उसका किसी एंशिएंट रून से कोई कनेक्शन हो सकता है। इस बात पर कगाली कह रही थी उसने इस दरवाजे पर लगे मैजिक को हटा दिया होगा, क्योंकि मुझे याद है कि क्लेमैन एक डीमन लॉर्ड था जो ऐसी चीजें करने में माहिर था। जो सुनने के बाद रिमरू अपने मन में बोला कि अगर सोचे तो उसमें किस तरह की एबिलिटी थी। उसके इन सवालों का जवाब देते हुए राफेल बताना शुरू करती है उसके पास मैनिपुलेट नाम की एक यूनिक स्किल थी। इसकी मदद से वह लाइंस को पढ़ सकता था और उसके फ्लो को कंट्रोल कर सकता था। जो सब जानने के बाद रिमरू अपने मन में बोला कि क्योंकि मैंने उसे कंज्यूम कर लिया है तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, जिस बात पर राफेल पूरी तरह से एग्री थे। सामने की तरफ वो लोग अभी भी उस फॉर्मेशन को समझने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक से एक रिसर्चर कहता है, अब हमें आराम से थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए। जब वो ऐसा कह रहा था तभी वहाँ पर रिमरू आते के साथ उससे कहता है कि अरे क्या मैं भी इस फॉर्मेशन को थोड़ी देर के लिए देख सकता हूँ, जिसके लिए वो भी तैयार हो चुके थे। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर रिमरू अकेला ही उस फॉर्मेशन को जांच रहा था और उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो कहता है कि मैं समझ गया, इस पर लगे कई मैजिकल स्पेल इसे और भी ज्यादा पेचीदा बना देते हैं। और पहला दरवाजा सील का काम करता है, दूसरा लेआइंस में आने वाली एनर्जी को पूरी दीवार में फैलाता है और तीसरा एक ट्रैप है ताकि यह गलती से ना खुल जाए। फिर वो उसमें छेड़छाड़ करते हुए कहता है, असली समस्या तो ट्रैप ही है, अगर ये एक्टिवेट हो जाता है तो ले लाइन से आने वाली एनर्जी कट जाएगी और इस लेवल पर चल रही रोशनी बुझ जाएगी। फिर जब पूरी तरह से अंधेरा हो जाएगा तो वह सारी एनर्जी का इस्तेमाल घुसपैठियों को हटाने के लिए करेगा और यह इस पर लगाया गया सबसे नया मैजिक स्पेल है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा मिला है जो यहाँ का नहीं लगता। और वो ऐसा कहते वो उसे छेड़ देता है जिसकी वजह से उस जगह का फॉर्मेशन अनलॉक हो चुका था। अब ये देखकर वो लड़की हैरान हो जाती है। जो देखने के बाद रिमरू इम्प्रेस होने के साथ अपने मन में कह रहा था, अकेले तो मैं ऐसे कभी भी नहीं समझ पाता, लेकिन राफेल सेंसी की मदद से यह किसी पहेली को सुलझाने जैसा लगता है। पर अगर मैं यहाँ पर इसे हटाकर किसी मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल करूँ तो ओए ये तो कमाल हो गया, ये तो काम कर गया। जो सब देखने के बाद रिमरू काफी ज्यादा खुश होने के साथ अपने पीछे मुड़ते हुए उन लोगों को बताता है कि हमें बस इसे कुछ और बार रिपीट करना है, फिर ये वाला गेट खुल जाएगा। लेकिन वो उन लोगों के चेहरे को देखने के बाद काफी परेशान हो जाता है। साथ ही वो कहने लगा, ये काम तो टीम को करना चाहिए था, लेकिन मुझे इसमें इतना ज्यादा मजा आ रहा था कि मैं रुक नहीं सका। लेकिन शियोन उसकी तारीफें करने लगी थी, पर सामने की तरफ गोबुता आते के साथ उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो लोग अब उस फॉर्मेशन को देखते हुए हैरान होने के साथ कहते हैं, ये तो कमाल का है, पर ये इतना मुश्किल मैजिकल स्पेल है, लेकिन उसने यह चुटकियों में कैसे कर दिया। उसी वक्त रिमरू उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि उसके लिए मुझे माफ कर देना, मेरा मकसद तुम्हारी लाइमलाइट को छीनना नहीं था। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो तीनों के तीनों काफी ज्यादा पैनिक करने के साथ कह रहे थे, तुम ये क्या कह रहे हो, वैसे इतनी जबरदस्त चीज के लिए आप हमारी लाइमलाइट क्यों नहीं चुराएंगे और आपने इसका एनालाइज कैसे किया, प्लीज हमें बताएं डीमन लॉर्ड। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर रिमरू ने उन लोगों को सब कुछ बता दिया था और ये सब जानने के बाद वो लड़की उसको अच्छे से देखते हुए कहती है, तो क्या यहाँ ये पैटर्न उसमें रुकावट डाल रहा था। दूसरी तरफ रिमरू अपने मन में कहने लगा, वह सच में प्रोफेशनल है और वे अपनी जिज्ञासा को कुछ नया सीखने की चाहत अपने अहंकार से ऊपर रखते हैं। मैंने उन्हें बस कुछ जरूरी बातें सिखाई और वे तुरंत समझ गए। इसी के साथ उन लोगों ने वो वाला गेट ओपन कर दिया था, जिस गेट को खुलता देखकर वो रिसर्चर की टीम काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जबकि रिमरू सामने की तरफ का नजारा देखते हुए मिलिम से कह रहा था, कम से कम मैं तो यही कहना चाहूंगा, लेकिन पहले ही अंधेरा हो रहा है, इसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन कल के लिए छोड़ देते हैं। इसी के साथ यहाँ से कट होकर एक बेडरूम
बेडरूम की तरफ आ गया था जहाँ पर शियोन घोड़े बेचकर सो रही होती है। अब ये मत सोच लेना कि रूम्स में ये बेडरूम कहाँ से आ गया, तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये लोग अभी भी टॉप लेवल पर है जहाँ पर लोगों की बसावट है। सामने की तरफ रिमरू कहता है कि इसका सच में सरफेस से कोई ना कोई कनेक्शन तो है। वैसे तुम्हें क्या लगता है मिलिम, क्या टीम में कोई सस्पिशियस हरकत हो रही थी? अब ये सुनकर मिलिम कहीं नहीं, मैंने कुछ नोटिस नहीं किया। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू कहता है कि और कगाली सान के बारे में क्या उसने बाहर कांटेक्ट करने या कुछ ऐसा करने की कोशिश की? इस पे मिलिम मना करते हुए कहती है अगर उसने थॉट कम्युनिकेशन या मैजिक कॉल का इस्तेमाल किया होता तो मुझे तुरंत पता चल जाता। ये बात सुनकर रिमरू अपने मन में कहता है कि तो मुझे लगता है कि टीम के सभी लोग एकदम सेफ हैं। इस बात पर रफाइल उससे कह रही थी ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, अगर उसने सोल कॉरिडोर उन्हें जोड़ते हैं तो वे बातचीत के सीक्रेट रास्ते बना सकते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू कहता है कि लगता है हम अभी भी चैन से नहीं बैठ सकते, खैर अब सोने का समय हो गया है। अब ये सुनकर मिलिम जोर से चिल्लाते हुए कह रही थी क्या, लेकिन मैं कल के लिए इतनी क्यूरियस हूँ कि मुझे नींद नहीं आ रही। वहीं दूसरी तरफ एक गार्ड जो घोड़े बेचकर सो रहा था, खैर इसे छोड़ो, ये बंदा साइड कैरेक्टर है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर उन लोगों ने बॉटम गेट खोल दिया था, जिसके खुलने की वजह से वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका अब एक और नया सफर शुरू होने वाला है। फिर हम अंदर की तरफ आते हैं जहाँ पर काफी अंधेरा था और इस चीज को देखते हुए गोपुता कहता है कि यहाँ की हवा अचानक से काफी ज्यादा दबाव वाली लगने लगी है। साथ ही साथ इस नजारे को देखते हुए मिलिम भी कह रही थी यह कुछ हद तक टेम्पेस्ट फिल्म के डंजन जैसा लगता है। लेकिन रिमरू अपने सीक्रेट आई का इस्तेमाल करने के साथ अपने मन में कह रहा था मैं मैजिक सेंस से लगातार चेकिंग करता रहता हूँ, लेकिन यह किसी भूल भुलैया जैसा है, हो सकता है कि बीच का लेवल ही घुसपैठियों को रोकने का तरीका हो। उसके ऐसा कहते यहाँ से बॉटम लेवल की और भी ज्यादा गहरे हिस्से की तरफ आ जाता है जहाँ पर एक पेंटिंग मौजूद थी और इस पेंटिंग को देखते हुए वो लोग कह रहे थे कि ये तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। पर इस नजारे को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कगाली इस पेंटिंग के बारे में अच्छे से जानती है। तभी रिमरू उन्हें बताता है कि यह दीवार पर बनी पेंटिंग दिखाती है कि लोग पहले कैसे रहते थे। साथ ही साथ वो रिसर्चर भी कह रहा था ये बहुत ही अच्छी हालात में है और कला के एक नमूने के तौर पर ही इसकी अपनी अहमियत है। जबकि रिमरू बताता है कि ये सोचने पर और भी ज्यादा मजबूर कर देता है कि हम एक ऐसी एंशिएंट सिविलाइजेशन से संपर्क कर रहे हैं जिसके बारे में हमने सिर्फ परियों की कहानियों में ही सुना होगा। उस पेंटिंग को अच्छे से देखने के बाद मिलिम कहती है जब तुम ऐसा कहते हो तो मुझे थोड़ा पुराने दिनों की याद आ जाती है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू अपने मन में कहने लगा था हाँ ये सच है, अपने बेबी ड्रैगन दोस्त के मर जाने के बाद मिलिम एक ड्रैगन लॉर्ड बन गई थी। हमारे लिए यह तो बात इतनी पुरानी हो चुकी है कि मानो कई फेरी टेल की हो, लेकिन मिलिम के लिए यह एक असल याद है। जो सब कह लेने के बाद वो उसको खुश करने के लिए उसको बताता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, चलो लंच कर लेते हैं। अब ये सुनकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ चुकी थी। फिर यहाँ से उनके ठहरने की जगह की तरफ आ गया था जहाँ पर वो बंदा अपने बैग में कुछ खोजते हुए कहता है कि ठीक है चलो कुछ खा लेते हैं। पर वो बंदी उससे कह रही थी लेकिन हम यहाँ पर आगे कैसे लगाएंगे। जब वो ऐसा कह रही थी हम यहाँ पर आते हैं जहाँ पर रिमरू फ्लेक्स मारते हुए कह रहा था क्या तुम लंच करना चाहती हो तो मेरे पास एक जुगाड़ है। जिसके बाद उसने वहाँ पर काफी सारे सैंडविच धर दिए थे और ये यहाँ पर कैसे आई, किसने बनाया, ये सब हमें रिमरू से पता चलता है। मैंने डार्क एल्फ से ब्रेड से हमारे लिए लंच पैक करवाया, ये अच्छा है ना। फिर वो लोग लंच करते हुए कह रहे थे जरा रुको, ये सूप तो बहुत गर्म है और ये सूखा हुआ मीट तो और भी ज्यादा अच्छा है। तभी वो बंदी एकदम से उससे कहती है लेकिन तुम ये सब कहाँ से ले जा रहे थे। जो सुनकर रिमरू परेशान होते हुए उन्हें बताता है कि अरे उसकी चिंता मत करो। फिर वो अपने मन में कहने लगा मैंने इसे अपने पेट में जमा कर रखा था, लेकिन अगर मैंने उन्हें ये बताया और उन्होंने इसका गलत मतलब निकाल लिया तो उनकी भूख ही मर जाएगी। दूसरी तरफ कगाली हैरान होते हुए कह रही थी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इन रूम्स के अंदर इतना बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। ये बात सुनकर रिमरू कहता है सच तो यह है मैं यहाँ आग का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था और एक तो सेफ्टी की बात है, लेकिन मुख्य रूप से मैं एंशिएंट लोगों की विरासत पर कालिक लगने नहीं देना चाहता था। इसी वजह से मैं इसे जितना हो सके उतना सेफ रखना चाहता हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद कगाली हैरान होने के साथ कहती है अच्छा तो मैं भी तुम्हारे एग्जाम्पल से सीखना चाहूंगी। साथ ही साथ हमें बैकग्राउंड में रिमरू की आवाज आती है। उसके बाद हमने बीच वाले लेवल की असल इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इन्वेस्टिगेशन करने वाले टीम सच में बहुत ही क्यूरियस लोगों का ग्रुप है। जब मैंने उनसे बीच वाले लेवल की भूल भुलैया जैसे लेआउट और हमारे डंजन को जीतने की स्ट्रेटेजी के बारे में बात की तो उन्होंने इसमें बहुत ही दिलचस्पी दिखाई। इसी वजह से हम उस इलाके का मैप बना पाए और बीच वाले लेवल से गुजरना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन के तीसरे दिन हम सबसे निचले लेवल तक जाने वाले दरवाजे पर पहुंचे और वहां के नए फॉर्मेशन को इन्वेस्टिगेट करते हुए कगाली कह रही थी ये ऊपर वाले के लेवल जैसा ही मैकेनिज्म है और इतनी दूर आने के बाद मैं कोई ट्रैप नहीं छोड़ना चाहती, चलो आराम से इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जिसके बाद वहाँ पर सियोन सबके लिए कॉफी लाते के साथ कह रही थी सब लोग सुनो थोड़ा सा ब्रेक कैसा रहेगा। इसी के साथ वो लोग कॉफी का मजा लेते हुए आपस में ही बातें करने लगे थे। आखिरकार हम सबसे निचले लेवल
लेवल पर पहुंच ही गए। नहीं, जिस तरह से मैजिकल स्पेल लगाए गए हैं उसके आधार पर मुझे ऐसा नहीं लगता। वहाँ के इस नजारे को देखने के बाद रिमरू अपने मन में कहता है कि मैंने एहतियात के तौर पर सावधानी बरती, लेकिन कोई भी सस्पिशियस नहीं लगा। अगर कोई कुछ करने की कोशिश करने वाला होता तो मुझे लगता है कि वह जल्दी ही ऐसा करने लगते, पर शायद मिलेम के यहाँ होने की वजह से वह इस बार इसे जाने दे रहे हैं। उसके ऐसा कहते यहाँ से इनका टोकर एक जगह की तरफ आ गया था जहाँ पर 4 मैजिक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करे हुए थे और उस फॉर्मेशन के अंदर हम एक मैजिकल स्टोन को देख पाते हैं। दूसरी तरफ खड़ा यूकी उससे सवाल करता है, क्या तुम सच में ऐसा करने जा रही हो? उसके इन सवालों का जवाब देते हुए मारिया बेल बताती है कि तरीकों को लेकर नखरे करने का समय नहीं है। डेमन लॉर्ड रिमरू की पावर को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा चुके हैं। जिसके बाद वो अपनी हल्की सी पावर उस स्टोन में ट्रांसफर करते हुए कहने लगे, इसे बहुत पहले ही सील कर दिया गया था, फिर भी आज भी यह नफरत से भरा हुआ है। इसी के साथ वो स्टोन धीरे धीरे से ऊपर की तरफ जाने लगा था, फिर वो अचानक से ब्लास्ट कर जाता है। साथ ही साथ वो जगह धीरे धीरे से हिलने लगी थी और इस चीज का असर हम उस रूम्स के अंदर भी देख पाते हैं। जो सब देखने के बाद हम उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर ये अचानक से क्या होने लगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर मारिया बेल उस ज़ॉम्बी ड्रैगन को देखते हुए कह रही थी, अब अपने ग्रीड के अनुसार तबाही मचाओ। और ये ड्रैगन सच में डरावना और काफी ज्यादा बड़ा है। जबकि दूसरी तरफ शियोन और गोबूता परेशान होते हुए कह रहे थे वह क्या हो सकता है और मुझे इसके बारे में बैड फीलिंग आ रही है। और इस चीज को रिमरू भी फील करते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा लगता है कि जैसे कि सरफेस पर जबरदस्त एनर्जी का रिस्पॉन्स आया हो। साथ ही साथ वहाँ का अलर्ट सिस्टम एक्टिवेट होते हुए कह रहा था, अमृता में घुसपैठियों का पता चला है, इसी वजह से घुसपैठियों को खत्म करना होगा। अगर आप लोगों को पिछला एपिसोड के बारे में याद होगा जहाँ पर यूकी ने इसको बताया था कि अलर्ट सिस्टम को तुम्हें खुद एक्टिवेट करना होगा और याद रखना कि इसके बारे में किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए, लेकिन यह तो अपने आप ही एक्टिवेट हो गया। इसी वजह से कगाली को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये अपने आप एक्टिवेट कैसे हो सकता है। और इसके बारे में हमें रेफर से पता चलता है, एंटागोनिस्टिक रिस्पॉन्स का पता चला है, जिसकी वजह से यह मालूम पड़ता है कि रूम्स में कोई घुसपैठिया मौजूद है। इसका सीधा मतलब यह है कि मारिया बेल और उस ड्रैगन की वजह से ये सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। जो सब जानने के बाद रिमरू पैनिक करते हुए कहता है, तो वे असल में सही समय का इंतजार कर रहे थे। फिर वो मिलेम को कमांड देने ही वाला था, लेकिन वो एकदम से शांत हो जाता है क्योंकि मिलेम का वो मजाकिया वाला अंदाज अचानक से गायब हो गया है। पर मिलेम उसको समझाती है कि रिमरू मुझे माफ कर देना, पर अभी मुझे जरूरी काम याद आ गया है। जिसके बाद वो सीधे टेलीपोर्ट होकर उस ड्रैगन की तरफ चली गई थी। अब रिमरू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। इसी वजह से रिमरू अपने सीक्रेट आई का इस्तेमाल करने के साथ उस नजारे को देखने लगा था जहाँ पर मिलेम अपने सामने उस ड्रैगन को देखने के बाद थोड़ी पैनिक हो जाती है। अब इतने बड़े ड्रैगन को देखने के बाद रिमरू भी परेशान हो जाता है, जबकि रफाल उसको बताती है कि यह वही एंशिएंट ड्रैगन है जिसे डीमन लॉर्ड मिलेम ने बहुत पहले ही सील कर दिया गया था और इसका नाम है केओस ड्रैगन। पर एक बला टली नहीं थी, दूसरी बला उन सब के सामने आ चुकी थी और इस चीज का सामना करने के लिए शियोन और गोबूता सामने की तरफ आ चुके थे। जबकि गोबूता ने तुरंत रांगा को समन कर लिया था, यहाँ तक कि वो खुद उस गन का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को ढेर करने में लग जाता है। जो देखेकर शियोन भी उसका साथ देते हुए उन्हें बीच में से काटे जा रहे थे, लेकिन ये मैकेनिज्म खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। जो देखने के बाद रिमरू परेशान होने के साथ तुरंत उस गेट को अनलॉक करने के लिए जा चुका, जहाँ पर वो रफाल की भी मदद ले रहा होता है। इसी वजह से वो उस गेट को काफी जल्दी से खोलने के साथ उन लोगों से कहता है कि सभी लोग जल्दी से अंदर जाओ और तुम लोग अभी के लिए पीछे हट जाओ। फिर हम अंदर की तरफ आते हैं जहाँ पर एक ग्रेव मौजूद थी और इस चीज को देखते हुए वो हैरान हो पाते, लेकिन उससे पहले ही गोबूता बोल पड़ा, अरे रिमरू सामा देखो, वो लोग इधर भी आ गए हैं। दूसरी तरफ रांगा और शियोन अपनी पूरी जी जान लगाने के बाद उन मशीनों को अपने रास्ते से हटाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। अब अपने सामने इस नजारे को देखने के बाद रिमरू काफी ज्यादा परेशान होने के साथ कहता है कि सब लोग अंदर की तरफ जाओ और मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि वे लोग केओस ड्रैगन को समन कर लेंगे। अभी सुनकर कगाली काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कहने लगी, क्या कहा केओस ड्रैगन? वो जालिम ड्रैगन इस दौर में कैसे आ सकता है? उसके इन सवालों का जवाब देते हुए रिमरू बताता है, मुझे लगता है कि मिलेम उसे रोकने गई है। फिर वो अपने मन में कहने लगा, क्या वह मिलेम को नाराज करने का जोखिम उठाकर मुझे अलग थलग करने की कोशिश कर रही है? लगता है वह सच में कुछ भी करने को तैयार है। जो सब सोच लेने के बाद रिमरू उसको इसमें घसीटने के लिए उससे माफी मांगने लगा था। ये बात सुनकर कगाली कहती है कि लगता है तुम्हारे काफी सारे दुश्मन हैं डीमन लॉर्ड रिमरू। जो सुनने के बाद रिमरू बोलता है कि हालांकि यह तो वो नहीं है जो मैं चाहता था, पर फालमुत किंगडम डीमन लॉर्ड क्लेमन ही नाटा द सेंट हमेशा दूसरी पार्टी मेरे पीछे आती है, इसी वजह से मैंने तो बस उसके साथ खेल खेला। उसकी इस बात पर कगाली सवाल करती है, क्या कोई ऐसा तरीका है जो मिलिट्री पावर पर डिपेंड ना हो? जिसका जवाब देते हुए रिमरू बताता है, ऐसा तभी हो सकता है जब कोई साइड हार मान ले, लेकिन मुझे यकीन है उनके पास भी लड़ने के लिए अपनी वजह है और मैं अभी पीछे नहीं हट सकता है। ऐसा करने का मतलब होगा कि मुझे टेम्पेट से अपने दोस्तों को भी मुसीबत में डालना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ गोबूता उस आखिरी वाले को ठिकाने लगाते हुए कहता है कि लगता है हमने सबको निपटा दिया। पर कगाली परेशान होने के साथ
रिमरू को बताती है, लेकिन अगर हम रिश्ते सुधारने का कोई और तरीका खोज ले तो शायद हम बैटल से बच सकते हैं। तभी मारिया बेल वहाँ पर आते के साथ उसकी बातों का जवाब देती है, यह नामुमकिन है, बिल्कुल ही नामुमकिन है, और वैसे भी इंसानों का लालच कभी खत्म नहीं होता। अगर उसका अपोनेंट हार मान जाए तो उसकी मांगी और बढ़ जाती है, इंसान ऐसे ही तो होते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू उसको बताता है कि लगता है हम दोनों एक जैसे ही सोचते हैं और मैं डीमन लॉर्ड रिमरू हूँ। अब ये सुनकर मारिया बेल इम्प्रेस होते हुए कहने लगी, तुमसे मिलकर खुशी हुई डीमन लॉर्ड रिमरू, मैं मारिया बेल रोजो हूँ, तुम्हारी एनिमी। जो सुनकर रिमरू कहता है, एक चीज है जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ, क्या ये ठीक है? तो सुनो, मेरे लिए काम करो, ऐसा करने से हम किसी भी फालतू झगड़े से बच सकते हैं। ये बात सुनकर मारिया बेल कहती है, मुझे भी तुमसे यही कहना चाहिए, इसलिए सुनो, तुमको मेरे लिए काम करना चाहिए। जिस पर रिमरू का कहना है, तुम्हारी और मेरी पॉलिसी मेल खाती है, साथ ही साथ तुम्हारे तरीकों का मतलब है कि कुछ लोगों को बचाने के लिए तुम्हारे बहुत से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। इस पे मारिया बेल बताने लगी थी, कमजोरों को पूरी तरह से निचोड़ लिया जाना ही नेचर का रूल है, और क्या मॉन्स्टर्स के बीच भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल अप्लाई नहीं होता। जिस बात पर एग्री करते हुए रिमरू बताता है, लेकिन बात यह है कि मुझे यह सोच बिल्कुल पसंद नहीं है। बेशक कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए कोई उम्मीद बची हो, लेकिन किसी की अहमियत को इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोगों के अंदर लिमिटलेस पोटेंशियल होता है, पर तुम्हारे काम का तरीका उन्हें एक भी मौका नहीं देता। क्या तुमको नहीं लगता कि यह बर्बादी है? ये बात सुनकर मारिया बेल सीरियस टोन में कहती है, यह बेतुका है, बिल्कुल बेतुका है। लोगों में जन्म से ही फर्क होता है, यह तो बिल्कुल नेचुरल बात है। यह सोचना कि सब लोग बराबर होने चाहिए, यह तो बच्चों जैसी आदर्शवादी सोच है, और फिर उन लोगों की इच्छा जिनके पास कुछ भी नहीं है। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई डीमन लॉर्ड इतना बड़ा सपने देखने वाला होगा। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि असलियत क्या है। उसके ऐसा कहती, उसकी टीम उसके पीछे आकर खड़ी हो चुकी थी, और वो तीनों के तीनों उसी के कंट्रोल में होते हैं। अब इन दोनों का पता नहीं, पर वो लोग अपने सामने यूकी को देखने के बाद हैरान हो चुके थे। साथ ही साथ कगाली कहती है, ग्रैंड मास्टर यूकी, तुमने हमें धोखा दिया। साथ ही साथ रिमरू सामने की तरफ आते हुए सीरियस होने के साथ कहता है, अब कोई चारा नहीं बचा, चलो एक बार हमेशा के लिए और तय कर लेते हैं कि हम में से कौन सही है। यहाँ तक कि रफाल ने भी उसका कमबैक मोड एक्टिवेट कर लिया था, जिसके हो जाने के बाद रिमरू अपने मन में कहने लगा, हो सकता है कि कभी ऐसा दिन ना आए जब सभी लोग एक दूसरे को पूरी तरह से समझ सके, लेकिन यह बात है इंसानों की वैरायटी का सबूत है, और हम एक ऐसे क्रिएचर हैं जो एवोल्यूशन के ऑर्डर में खुद के ही थॉट के उलट काम करते हैं, और जो इसमें जीतता है वह यह दावा कर पाएगा कि क्या सही है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो गया, और आज का वॉइस ओवर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बता के जाना।